हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद स्टूडेंट्स आपको किसी और वीडियो को इस चैप्टर के लिए देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक और बात, क्लास 6 साइंस के फर्स्ट 2 चैप्टर्स मैंने सेपरेट वीडियो में कवर करे हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें भी जरूर देखें। तो आइए देखते हैं आज इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन, फिर फाइबर विच इंक्लूड्स नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स, फिर हम कुछ प्लांट फाइबर्स के बारे में सीखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक विल बी स्पिनिंग एंड देन yarn टू फैब्रिक एंड आवर लास्ट टॉपिक वुड बी हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। तो आइए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में दिया हुआ है कि पहेली और बूझो, ये 2 बच्चों ने फर्स्ट प्राइज जीता एक साइंस क्विज कंपटीशन। तो जो उनको प्राइज मनी मिली उसकी हेल्प से वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कपड़े खरीदना चाहते थे। तो वो एक शॉप पे गए कपड़े खरीदने के लिए। वहां उन्होंने बहुत सारे फैब्रिक्स देखे। तो इस चैप्टर में हम उन्हीं वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे कि उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में एक एक्टिविटी गिवन है जो आप बहुत आसानी से अपने घर में भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक क्लॉथ की जरूरत है जो आपके लिए वेस्ट हो। उस क्लॉथ को आप साइड से सीजर से काटिए और फिर आपको ये दिखेंगे ये लूज थ्रेड, ये बहुत सारे लूज थ्रेड दिखेंगे आपको। तो स्टूडेंट्स, इससे ये पता चलता है कि जो ये फैब्रिक है ये बहुत सारे धागों से मिलकर बना है और इन लूज थ्रेड्स को हम यार्न भी कहते हैं, YARN, यार्न। तो अब आपको ये समझ में आ गया है कि जो ये फैब्रिक है ये लूज थ्रेड या यार्न से बना हुआ है। अब हम ये समझते हैं कि ये यार्न कैसे बनता है। So next topic is fiber. तो अभी स्टूडेंट्स हमने जो वेस्ट क्लॉथ में से थ्रेड निकाला था वो इस तरीके का होता है। उसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वो जो थ्रेड है वो किस चीज से बना हुआ है। वो बना हुआ है पतले पतले स्ट्रैंड से। इतने थिन थिन ये स्ट्रैंड्स होते हैं, उनसे मिलकर एक धागा बनता है और इन थिन स्ट्रैंड्स को ही फाइबर कहा जाता है। So students, the thread that we see in cloth is made up of thinner strands called fibers. तो जो थ्रेड हमें कपड़े में दिख रहा है वो बनता है पतले पतले स्ट्रैंड से, जिसे फाइबर कहा जाता है। तो इसका मतलब हुआ fabrics are made up of yarns and yarns are made up of fibers. यानी जो फैब्रिक होता है, जो कपड़ा होता है, वो बनता है यार्न से यानी धागों से, और जो धागे होते हैं वो बनते हैं फाइबर्स से। जैसे कि यहाँ देखिए ये फैब्रिक है और ये फैब्रिक बना है इन धागों से, यार्न से, और ये यार्न किस चीज से बना है? ये इन फाइबर्स से। ओके, अब स्टूडेंट्स फाइबर्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है नेचुरल फाइबर और दूसरा होता है सिंथेटिक फाइबर। तो आइए एक एक करके इन दोनों फाइबर्स के बारे में हम सीखते हैं। पहला है नेचुरल फाइबर्स। The fibers which are obtained from plants and animals are called natural fibers. तो जो फाइबर हमें मिलते हैं प्लांट से और एनिमल से उन्हें नेचुरल फाइबर्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल, ये सभी नेचुरल फाइबर्स हैं। कॉटन और जूट तो हमें प्लांट से मिलते हैं, राइट, और सिल्क और वूल हमें एनिमल से मिलते हैं।
क्या आप मुझे बता सकते हैं सिल्क कौन से एनिमल से मिलता है? सिल्क मिलता है ये सिल्क वॉर्म के कुकून से। ये कुकून होता है सिल्क वॉर्म का। और वूल कहां से मिलती है? वूल हमें मिलती है शीप और गोट के फ्लीस यानी उनके बालों से। ये शीप के जो सारे बाल होते हैं इन्हें उतारा जाता है और इनसे वूल बनती है। तो ये होते हैं नेचुरल फाइबर्स जो हमें मिलते हैं या तो प्लांट से या फिर एनिमल से। नेक्स्ट इज सिंथेटिक फाइबर। The fibers which are made from chemicals are called synthetic fibers. अब कुछ फाइबर्स होते हैं जो केमिकल्स से बनते हैं, उन्हें सिंथेटिक फाइबर्स कहा जाता है। तो ये सिंथेटिक फाइबर्स ना तो हमें प्लांट से मिलते हैं ना ही एनिमल से, ये बनते हैं केमिकल्स से। फॉर एग्जाम्पल पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। तो इन पिक्चर्स को देखिए, ये है पॉलिस्टर, ये है नायलॉन और ये है एक्रिलिक। तो स्टूडेंट्स ये दो टाइप ऑफ फाइबर्स होते हैं जो हमने अभी सीखे हैं, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सम प्लांट फाइबर्स। पहला है कॉटन। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक में हम प्लांट फाइबर्स के बारे में सीखेंगे। तो पहला है कॉटन। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। तो जो कॉटन प्लांट्स होते हैं वो कहाँ ग्रो होते हैं? वो ऐसी जगह ग्रो होते हैं जहां ब्लैक सॉइल हो और गर्म वार्म क्लाइमेट हो। The fruits of the cotton plant, cotton balls, are about the size of a lemon. तो जो ये कॉटन प्लांट होता है इसका जो फ्रूट होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कॉटन बॉल्स। और वो किस साइज के होते हैं ये फ्रूट्स? नींबू के साइज के, उस साइज के होते हैं, नींबू के साइज के। After maturing, the balls burst open and the seeds covered with cotton fibers can be seen. यानी जब ये फ्रूट मेच्योर हो जाते हैं तो जो ये बॉल्स होती हैं कॉटन बॉल्स ये फट जाती हैं और उसके अंदर हमें दिखाई देता है कि जो सीड्स हैं वो सारी ढकी हुई हैं कॉटन फाइबर्स से। देखिए मैं आपको दिखाती हूं एक पिक्चर। यहां देखिए ये है कॉटन बॉल्स, ये फ्रूट है कॉटन प्लांट का। और जब ये मैच्योर हुआ तो ये फट गया और इसके अंदर से हमें दिखी सीड्स जो कवर हुई हैं इस कॉटन फाइबर्स से। ओके तो स्टूडेंट्स ये है एक कॉटन फील्ड। जब कॉटन फील्ड में सारे फ्रूट्स पक जाते हैं और फिर वो फट जाते हैं तो ऐसे दिखाई देते हैं, सारी की सारी कॉटन फाइबर ही दिखाई देती है और ये मानो ऐसा लगता है जैसे कि स्नो यानी बर्फ गिरी हुई हो इस फील्ड में। तो ऐसी होती है कॉटन फील्ड। नाउ स्टूडेंट्स फ्रॉम दीज कॉटन बॉल्स cotton is usually picked by hand and then fibers are separated from the seeds by combing. तो स्टूडेंट्स इन कॉटन बॉल में से सबसे पहले तो हाथों से कॉटन को पिक करा जाता है और फिर जो फाइबर होता है उनमें जो सीड से अलग करना होता है उसे करा जाता है कॉम्बिंग की मदद से। और इस प्रोसेस को कहा जाता है गिनिंग। This process is called as ginning. Ginning was traditionally done by hand. These days, machines are also used for ginning. तो वो कह रहे हैं कि पहले तो हाथ से ही करा जाता था ये प्रोसेस गिनिंग, पर अब मशीन्स की भी हेल्प ले ली जाती है। अब देखिए ये नीचे पिक्चर में ये जो आदमी है ये गिनिंग ही कर रहा है। ये उनको फाइबर्स को सेपरेट कर रहा है सीड से। So this is known as ginning of cotton. Now next plant fiber is jute.
तो आइए अब हम जूट फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। तो जो जूट फाइबर होता है वो हमें मिलता है जूट प्लांट की स्टेम से। तो ये देखिए, ये है एक जूट प्लांट, तो उसकी जो ये स्टेम होती है, ये स्टेम, यहां से जूट फाइबर हमें मिलता है। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन इन इंडिया। जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। इसका मतलब है कि जो ये जूट प्लांट होता है इसे सिर्फ रेनी सीजन में ही ग्रो करा जाता है। और इंडिया में जूट कहाँ ग्रो करा जाता है, किन किन स्टेट्स में ग्रो होता है, वो ये 3 स्टेट्स हैं। मेनली यहां जूट ग्रो होता है। Then the jute plant is normally harvested when it is at flowering stage. तो हार्वेस्टिंग का क्या मतलब होता है, काटना। तो यहां बताया गया है कि जो जूट प्लांट होता है वो जब वो फ्लावरिंग स्टेज पे होता है, यानी जब उसमें फ्लावर आ रहे होते हैं, जब उसे काटा जाता है। नेक्स्ट इज the stems of the harvested plants are immersed in water for a few days. तो काटने के बाद स्टूडेंट्स, जब जूट प्लांट को हमने काट लिया तो जो उसकी स्टेम्स होती हैं उन्हें डुबो दिया जाता है पानी में, भिगो दिया जाता है उन्हें कुछ दिनों के लिए। और फिर स्टेम्स रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। जब कुछ दिनों के बाद स्टेम्स सड़ जाती हैं तो उसमें से फाइबर्स को सेपरेट करा जाता है हाथों से। और फिर टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। तो अब इन फाइबर्स को सबसे पहले यार्न्स यानी धागों में, जैसे कि आप देख सकते हैं धागों का गोला है एक ही, इन यार्न्स में कन्वर्ट करा जाता है और जब फैब्रिक बनता है। तो इस तरह से प्लांट से जूट को लिया जाता है और उसे यार्न्स में कन्वर्ट किया जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्पिनिंग कॉटन यार्न। तो स्पिनिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। जिस प्रोसेस से हम यार्न यानी थ्रेड्स बनाते हैं फाइबर्स से, उस प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं। तो ये स्पिनिंग कैसे होती है, कैसे कर सकते हैं हम, ये देखते हैं अब। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। तो स्टूडेंट्स, ये कॉटन को स्पिन करना एक बहुत ही आसान प्रोसेस होता है। अगर आप अपनी दादी और नानी से पूछेंगे तो वो तो ये बहुत ही आसानी से कर लेती थी। आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ। आप कुछ कॉटन लीजिए, कुछ रुई लीजिए और उसको थोड़ा थोड़ा एक तरफ से निकालना शुरू करिए अपने हाथों से। और निकालते निकालते आपको ट्विस्ट करना है उसे। जब धागा आप जो कॉटन निकाल रहे हैं तो उसे ट्विस्ट करते जाइए निकालते निकालते। आप नोटिस करेंगे कि इस तरह से आपने कॉटन का धागा बना लिया है। कॉटन फाइबर से आपने कॉटन का धागा बना लिया है, यार्न बना लिया है। जैसे कि इस पिक्चर में देखिए, ये है कॉटन यार्न। तो एक सिंपल सा डिवाइस भी होता है स्पिनिंग के लिए, जिसको कहते हैं टकली। ये एक हैंड स्पिंडल होता है। जैसे कि एक ये पिक्चर है इसकी, इसे कहते हैं टकली। इसकी हेल्प से भी कॉटन की स्पिनिंग होती है। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपने चरखे का नाम तो सुना ही होगा। सो अनदर हैंड ऑपरेटिंग डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा। चरखा भी स्पिनिंग के लिए यूज होता है और वो हाथों से ही चलाया जाता है। ये देखिए, ये है चरखा। तो ये जो आदमी बैठा है ये चरखे को चला रहा है और ये हाथ से ऐसे ऐसे उसको घुमाते हैं, राइट। तो ये स्पिनिंग के लिए यूज होता है चरखा। तो चरखा सबसे ज्यादा पॉपुलर करा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। उन्होंने एज पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ इंडिया चरखे को बहुत पॉपुलर बनाया। उन्होंने लोगों को एनकरेज करा खादी के कपड़े पहनने के लिए।
और वो खादी के कपड़े उन्होंने घर में ही लोगों से कहा चरखे के यूज से बनाओ। तो इस तरह से उन्होंने ब्रिटिशर्स को एक बहुत बड़ी मात दी थी। उनके क्लॉथ जो ब्रिटिशर्स अपनी मिल्स में बनाते थे वो बिल्कुल बैन हो गए थे। Now next point is spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machines. तो स्टूडेंट्स आजकल जो स्पिनिंग होती है यार्न की वो करी जाती है यूजिंग मशीन्स, स्पिनिंग मशीन्स। ये देखिए जैसे कि ये पिक्चर में दिखाया गया है, ये स्पिनिंग मशीन है और इसकी हेल्प से जो कॉटन के फाइबर होते हैं उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाता है यार्न्स में और फिर आफ्टर स्पिनिंग दीज यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। और स्पिनिंग के बाद ये यार्न्स को यूज करा जाता है फैब्रिक्स बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए। तो ये था प्रोसेस स्पिनिंग कॉटन यार्न। अब नेक्स्ट टॉपिक है यार्न टू फैब्रिक। अब स्टूडेंट्स हमने स्पिनिंग की हेल्प से यार्न तो बना लिया है, अब हम ये देखेंगे कि इस यार्न से फैब्रिक यानी क्लॉथ कैसे बनता है। सो देयर आर टू मेन वेज टू मेक फैब्रिक फ्रॉम यार्न। तो दो मेन वेज होते हैं जिसकी हेल्प से फैब्रिक बनाया जाता है। वो कौन से वेज हैं? पहला है वीविंग और दूसरा है निटिंग। आइए दोनों ही वेज को एक एक करके समझते हैं। तो वीविंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ yarns टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। वीविंग उस प्रोसेस को कहते हैं जहां पे दो धागों को मिला के अरेंजमेंट की जाती है, उन्हें इंटरलॉक करा जाता है कपड़ा बनाने के लिए। उनको वीव करते हैं दो धागों को, इस प्रोसेस को कहते हैं वीविंग। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको वीविंग को दो पेपर स्ट्रिप्स की हेल्प से समझाया गया है। दो टाइप की पेपर स्ट्रिप्स ली हुई हैं, ग्रीन एंड ऑरेंज स्ट्रिप्स, और उन्हें आपस में पिरोया जा रहा है, वीव करा जा रहा है, उन्हें इंटरलॉक कर दिया गया है। तो ये रिजेंबल कर रही है वीविंग ऑफ फैब्रिक। ऐसे ही फैब्रिक को भी वीव करा जाता है। तो दो सेट ऑफ यार्न लिए जाते हैं, उनको वीव करा जाता है जिससे कि एक फैब्रिक यानी कपड़ा बनता है। Now next point is weaving of fabric is done on looms. जो ये फैब्रिक बनाया जाता है ये लूम्स पर बनाया जाता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखिए, ये जो लेडी है ये लूम्स पे काम कर रही है, वो एक कपड़ा बना रही है इन लूम्स पे। और ये जो आपको ब्लैक स्ट्राइप्स दिख रही हैं ये सारी ये धागे हैं, वो इन्हें वीव कर रही है, इनको इंटरलॉक कर रही है जिससे कि एक फैब्रिक, एक कपड़ा बनेगा। तो ये जो लूम्स होते हैं दे आर ईदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। ये जो लूम आपको इधर दिखाया गया है ये तो हैंड लूम है, ये हैंड से ऑपरेट करा जा रहा है, पर कुछ लूम्स पावर ऑपरेटेड यानी इलेक्ट्रिक लूम्स भी होते हैं। अब नेक्स्ट मेथड है फैब्रिक बनाने का, निटिंग। इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। निटिंग में स्टूडेंट्स एक सिंगल यार्न, एक सिंगल थ्रेड यूज होता है एक फैब्रिक बनाने के लिए। क्या आपने कभी अपने जो दादी और नानी जो स्वेटर बुना करती थी वो देखे हैं? क्या आपने कभी किसी पुराने ऐसे स्वेटर को उसका धागा खींचा है? अगर आप उसका धागा खींचेंगे तो आपको दिखेगा कि वो खींचते खींचते एक सिंगल थ्रेड में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो निटिंग में सिंगल थ्रेड से ही पूरा फैब्रिक बन जाता है। और जो ये निटिंग होती है स्टूडेंट्स, ये यूजुअली करी जाती है वुलन क्लोथ्स बनाने के लिए, जैसे कि स्वेटर्स, सॉक्स, राइट। और यही चीज यहाँ पे लिखी भी हुई है, सॉक्स एंड मेनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ निटेड फैब्रिक्स। और जो ये निटिंग होती है इट इज डन बाय हैंड एज वेल एज बाय मशीन्स। निटिंग को हम हैंड से भी कर सकते हैं और मशीन्स की हेल्प से भी कर सकते हैं। जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे निटिंग करी जा रही है हाथों से, और ये है यार्न, सिंगल यार्न है ये, और इससे ये फैब्रिक बन रहा है।
पूरा एक फैब्रिक बन जाएगा सिर्फ इस सिंगल यार्न से ही। और स्टूडेंट्स, आपको ये बात तो समझ आ ही गई होगी कि जो वीविंग और निटिंग है, ये दोनों ही मेथड्स अलग अलग टाइप के फैब्रिक बनाने के लिए यूज होते हैं। वीविंग यूजुअली यूज होता है कॉटन क्लोथ्स बनाने के लिए और निटिंग यूज होता है वूलन क्लोथ्स बनाने के लिए। अब हम सीखेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। People in ancient times used bark and big leaves of trees or animal skins and furs to cover themselves. Students, अगर हम बहुत ही पुराने टाइम की बात करें, एंशियंट टाइम्स की बात करें, तो उस टाइम पे लोगों के पास कपड़े नहीं होते थे, कपड़े बने ही नहीं थे, तो वो अपने आप को कैसे ढकते थे? वो यूज करते थे बार्क यानी पेड़ों की छाल और बिग लीव्स ऑफ ट्रीज, बड़े बड़े पत्ते यूज करते थे पेड़ों के, और एनिमल स्किन्स और उनकी फर भी यूज करते थे अपने आप को कवर करने के लिए। After people began to settle in agricultural communities, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets. जब लोगों ने खेती करनी शुरू कर दी तो उन्होंने धीरे धीरे सीखा और उन्होंने मैट्स और बास्केट्स बनानी शुरू करी सूखी घास और ग्रास से, और फिर इसी की हेल्प से उन्होंने एनिमल फ्लीस और वाइन से धागे, लंबे लंबे कपड़ों के धागे बनाने शुरू करे जिनको वो पिरोने लगे फैब्रिक बनाने के लिए। The early Indians wore fabrics made out of cotton that grew in the regions near the river Ganga. तो फिर अब सबसे पहले कॉटन कब यूज हुआ, ये बताया गया है कि जो इंडियंस थे, अर्ली इंडियंस, उन्होंने कॉटन से फैब्रिक बनाया जो कहाँ ग्रो हो रही थी, गंगा रिवर के पास। Now next point is flax is also a plant that gives natural fibers. तो फ्लेक्स भी एक तरीके का प्लांट है जिससे हमें नेचुरल फाइबर मिलता है। अब स्टूडेंट्स, पहले क्या होता था कि जब लोगों ने फैब्रिक बनाना शुरू कर दिया, उनको फैब्रिक बनाना आ गया, पर उसे वो ऐसे ही ड्रेप कर लिया करते थे, उसको ऐसे ही पहन लिया करते थे, स्टिचिंग नहीं आती थी उस टाइम लोगों को। तो धीरे धीरे जब सुइंग नीडल की इन्वेंशन हुई, तो जब लोगों ने फैब्रिक को स्टिच करना शुरू करा और फिर उससे वो स्टिच क्लोथ्स बनाए। सो विद द इन्वेंशन ऑफ द सुइंग नीडल, people started stitching fabrics to make stitched clothes. पर स्टूडेंट्स, आज भी कुछ कपड़े ऐसे हैं जैसे कि साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन, जिन्हें हम अनस्टिच्ड ही पहनते हैं, उनको स्टिच नहीं करा जाता। तो ये थी हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। अब आइए चैप्टर को रिवाइज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने सीखा कि कॉटन बॉल्स को, जो कि कॉटन प्लांट्स में होती हैं, उसे हम सबसे पहले गिनिंग करते हैं, यानी कॉटन की सीड्स में से हम कॉटन फाइबर को सेपरेट करते हैं गिनिंग की हेल्प से, और फिर उससे क्या बनता है, फाइबर। फिर फाइबर को स्पिन करा जाता है, उससे बनता है यार्न यानी थ्रेड्स, और फिर उन थ्रेड्स को, उन यार्न को निटिंग या वीविंग की हेल्प से फैब्रिक में कन्वर्ट करा जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। तो इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज है, ये हम एक सेपरेट वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। So students, thanks for watching. See you in the next video, and do watch my other videos and share my channel with your friends and family. Bye bye.